हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ड्रीम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, कल से हमने अपने एक नए सफ़र की शुरुआत की थी, जिसमें रोज़ाना रात्रि 9 बजे मैं आपके लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का एक कॉम्बो पैक लेकर के आ रहा हूँ। तो दोस्तों, उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में आज ये हमारा दूसरा वीडियो जो ठीक रात्रि 9 बजे आप देख रहे हैं। 2 जनवरी का सबसे पहले हम इतिहास देखते हैं और उसके बाद 2 जनवरी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो भी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हें देखेंगे। सो लेट अस बिगिन द सेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं वर्ष 1757 में ब्रिटिश सैनिकों ने भारत के कलकत्ता शहर पर कब्जा किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस कब्जा करने से पहले अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर बहुत पहले से ही प्रयास करना चालू कर दिया था। आप सभी इस कलकत्ता शहर की बात सुनते होंगे। तो कलकत्ता की जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उन्होंने 3 शहरों को या 3 क्षेत्रों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की थी। उन व्यक्तित्व का नाम या उस व्यक्ति का नाम एक्चुअल में जॉब चारनाक था। जॉब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की थी और इस स्थापना में उसने बेसिकली 3 क्षेत्रों को एक साथ मिलाया था और कलकत्ता की स्थापना की थी। पहला क्षेत्र था सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर। सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर के कलकत्ता की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। और उसका नाम था जॉब चारनाक, जिसने कलकत्ता की स्थापना की थी। आप सभी को पता होगा कि कलकत्ता भारत की बहुत लंबे समय तक राजधानी रहा है। अगर मैं पहली राजधानी बनाने की बात करूँ तो सन 1772 में यह काम किया गया था इन अंग्रेजों के द्वारा, और वर्ष 1911 तक भारतीय राजनीति का या ब्रिटिश एरा में ये संपूर्ण क्षेत्र, जो कलकत्ता का क्षेत्र था, ये अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कैपिटल हुआ करता था। अंग्रेजों ने कलकत्ता को अपनी कैपिटल बनाया हुआ था। वर्ष 1911 में कैपिटल शिफ्ट की गई थी, ये याद रखिएगा। और तभी आपको पता होगा कि एक आयोजन हुआ था और हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगणमन का गायन पहली बार किया था। तो आप ये सब याद रखिएगा। वर्ष 1972 से 1911 तक भारत की राजधानी या भारतीय राजनीति का प्रमुख केंद्र वर्तमान पश्चिम बंगाल का कलकत्ता हुआ करता था। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1899 में आज ही के दिन यानी 2 जनवरी के दिन ही रामकृष्ण जी के आदेश के बाद जो साधु थे वहाँ पर, वो वेल्लूर मठ में रहने लगे थे। देखिए, इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों कि जो रामकृष्ण मिशन था, आप याद रखिएगा, ये बेसिकली 3 शब्द आपने बहुत देखे होंगे। रामकृष्ण मिशन RKM, इसकी जो स्थापना की थी, ये जो इनके संस्थापक थे दोस्तों, वो थे हमारे बहुत ही योग्य, बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही कम आयु में भारत का डंका बजाने वाले पूरे विश्व में, जिन्होंने धर्म संसद को संबोधित करते हुए भाइयों और बहनों कहा था। और उसके बाद लगातार कई मिनटों तक पूरा सभागार अमेरिका का तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और दोस्तों, ये स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी दोस्तों। और ये मठ वही मठ है जिसे वेल्लूर मठ कहा जा रहा है। तो वेल्लूर मठ में, यानी कि पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में, वर्तमान पश्चिम बंगाल का कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता के वेल्लूर मठ में इसकी स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन के स्थापना या संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे।
और आप सभी को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जयंती भी आ रही है, वो है 12 जनवरी को, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर वर्ष। जिन्होंने कहा था, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार और पद्म पुरस्कारों में से एक पुरस्कार जिसे पद्म विभूषण कहा जाता है, पद्म विभूषण की शुरुआत भारत सरकार ने 1954 में की थी। याद रखिएगा, बाद में पद्म विभूषण या पद्म पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। आप सभी को पता होगा ये पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में बंट चुके हैं, जिनमें से सबसे पहले हम कहते हैं पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्म श्री। सबसे श्रेष्ठ पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। ये तो पद्म अवार्डों की सीरीज थी। याद रखिएगा, ये जो काम हुआ था ये 1955 के बाद हुआ था। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये डेट थी 8 जनवरी और तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने ये 3 अवार्डों का क्रम बना दिया था। लेकिन इन सबसे ऊपर द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो होता है वो भारत रत्न है। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी और सबसे पहले जिन्होंने इसे प्राप्त किया था वो थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और आगे चल के वो भारत के राष्ट्रपति भी हुए। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सबसे पहले ये पुरस्कार प्राप्त किया गया था या दिया गया था। ये याद रखिएगा। पद्म पुरस्कारों से भारत रत्न से संबंधित हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। लगभग अब तक 48 ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। 48 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। लास्ट जो ये सेरेमनी हुई थी वो वर्ष 2019 में हुई थी और इसमें 3 लोगों को दिया गया था। आप सभी को पता होगा ये 3 व्यक्ति कौन थे। पहले हमारे चित्रकूट के वरिष्ठ और जिन्होंने पूरे भारत में चित्रकूट और एक सद्गुरु नेत्रालय संबंधित इतनी बड़ी उपलब्धि पूरे भारत को दी है, नानाजी देशमुख जी। उसके बाद भूपेन हजारिका जी और हमारे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जो अब इस दुनिया में नहीं है, प्रणब मुखर्जी को यह पुरस्कार दिया गया था। तो तत्कालीन जब इन्हें यह पुरस्कार दिया गया तब जीवित अवस्था में सिर्फ प्रणब मुखर्जी थे और 2 जो थे वो मरणोपरांत दिया गया था। तो आपको ये भी जानकारी रखना होगा कि जो भारत रत्न पुरस्कार है ये मरणोपरांत देने की जो प्रथा थी ये वर्ष 1955 से शुरू की गई थी। राइट, वर्ष 1955 के बाद से मरणोपरांत भी अब व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ये याद रखिएगा। अब तक 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। लास्ट जो दिया गया था वो 2019 में दिया गया था। 3 व्यक्तियों को दिया गया था। ये हमारे नानाजी देशमुख, उसके बाद भारत के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, उसके बाद उन्हें दिया गया था, उनका नाम था प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका जी। याद रखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि जब प्रणब मुखर्जी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ या यह पुरस्कार दिया गया तो क्या प्रणब मुखर्जी तत्कालीन राष्ट्रपति थे या नहीं थे। याद रखिएगा और इसका आंसर मुझे बताइए कि प्रणब मुखर्जी को जब भारत रत्न दिया गया तो क्या वे उस वक्त राष्ट्रपति थे, हाँ या नहीं में अपना उत्तर दीजिए। और अगर थे तो बहुत अच्छी बात है, क्रम बताइएगा, और अगर नहीं थे तो फिर उस वक्त भारत के राष्ट्रपति कौन थे, क्योंकि यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज़ कमेंट वट एवर आई डिस्कस विथ यू। राइट, चलिए आके 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने फिलीपींस की राजधानी मनीला पर कब्जा कर लिया था। तो आप ये याद रखिएगा, फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला। फिलीपींस वही जगह है दोस्तों जहाँ पे सर्वाधिक भूकंप आते हैं। अभी आपने कल देखा कि जापान भूकंप से थर्रा गया। लगभग 77.6 रेक्टर स्केल का यहाँ पर भूकंप आया हुआ है। उसके बाद सुनामी का लगातार खतरा बना हुआ रहा है। और अभी जानकारी मिल रही है कि जापान में एक फ़्लाइट में आग लगी
और उसमें लगभग 350-400 लोग सवार थे, वो भी हताहत हुए हैं। तो जापान इस वक्त कठिन दौर से गुजर रहा है। ये जापान हो या फिलीपींस हो, ये सभी रिंग ऑफ फायर में उपस्थित है। और रिंग ऑफ फायर वो प्लेस है दोस्तों पैसिफिक ओशियन का, बेसिकली वो सेक्शन है जहाँ पे सर्वाधिक भूकंप आते हैं। और क्योंकि समुद्र के तट पर है तो भूकंप आने के बाद यहाँ पर सुनामी का खतरा बना होता है। और आप सभी को पता है कि सुनामी जो शब्द है वो जापानी भाषा का ही शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि पद्म विभूषण और भारत रत्न ये दोनों साथ में शुरू किए गए थे। बाद में पद्म विभूषण पुरस्कारों को 3 भागों में बांटकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री नाम से संबोधित किया जाने लगा। और ये हाल ही में अभी कुछ वर्ष पहले, कुछ दिनों पहले वितरित हुए हैं। और इनकी घोषणा लगातार हर वर्ष होती रहती है। और जिन्होंने भी अपने जिंदगी में बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किए हैं उन सभी को इन अवार्ड्स के द्वारा उनके कार्यों को सराहा जाता है। राइट, तो देखते हैं दोस्तों अब 2 जनवरी के वो करंट अफेयर्स जिनके एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर के दिन अपना दौरा किया अयोध्या में। वहाँ पे उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के कार्यों को देखा। और आपको याद होगा, आप सभी ने इसे इन विजुअल्स को अपने टीवी स्क्रीन पर जरूर देखा होगा, भारत की एक नई ट्रेन कॉन्सेप्ट को उन्होंने वहाँ पर भेंट किया। अमृत भारत ट्रेन को वहाँ पर हरी झंडी दिखाई। और अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेनें इस वक्त काफ़ी चर्चा में बनी हुई हैं। इन दोनों का जो निर्माण हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, मतलब इनके जो कोचेस का निर्माण हो रहा है, इनकी बोगियों का जो निर्माण हो रहा है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हो रहा है। जबकि इसमें जो लोकोमोटिव्स हैं दोस्तों वो चितरंजन में बनते हैं। आप सभी को पता होगा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो लोकोमोटिव्स यानी कि इंजन वहाँ बनते हैं। और जो कोच का निर्माण हो रहा है दोस्तों वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि जो चाहे वंदे भारत एक्सप्रेस हो या अमृत भारत एक्सप्रेस हो या अमृत भारत जो ट्रेन का कॉन्सेप्ट आया है, इनके कोचेस बड़े खूबसूरत हैं दोस्तों, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। तो इनका निर्माण भारत में ही हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इनके निर्माण की एक नई श्रृंखला जिसे आप अभी सुने हैं, अमृत भारत एक्सप्रेस, इसकी शुरुआत मोदी जी ने अपने दौरे के दौरान अयोध्या से की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल क्षेत्र में अपना नया प्रभुत्व स्थापित करते हुए, मतलब सरल भाषा में समझिए, पूरे विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं है दोस्तों जिसके यूट्यूब में 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों। मोदी जी पूरे विश्व के एकमात्र नेता ऐसे हो गए हैं जिनके 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल में। अब ये भी एक नया कीर्तिमान उन्होंने रच दिया है। तो दिमाग में रखे रहिएगा, क्वेश्चंस आपसे पूछ भी सकता है, आपकी जानकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा दोस्तों कि भारत के वर्तमान केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? तो ये हैं हमारे अनुराग ठाकुर जी, याद रखिए अनुराग सिंह ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर इसके पहले हमारे दूसरे मंत्री हुआ करते थे, लेकिन जब कैबिनेट का रिशफल हुआ तो उसके बाद इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दिया गया। मुझे अब कमेंट करके बताइए कि भारत का पहला मिनिस्टर कौन था, या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग किसे प्राप्त हुई थी? जब भारत की पहली सरकार बनी थी तो सबसे पहले केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री भारत के कौन थे? प्लीज़ डू कमेंट, मुझे आंसर करके बताइए। चलिए मैं आगे इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो इन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए मेरा भारत अभियान की शुरुआत की। तो याद रखिएगा मेरा भारत अभियान शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत करने हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से मैं कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, एक शख्सियत जिनका नाम है संतोष झा, इन्हें आधिकारिक तौर पर श्रीलंका में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
देखिए जो हमारे पड़ोसी हैं इन सभी जगहों पर हमारे एम्बेसडर तो होते ही हैं। विश्व में भारत का जिस जिस राष्ट्र के साथ संबंध है उन सभी राष्ट्रों में भारत के एम्बेसडर यानी कि भारत के डिप्लोमेट्स, जिन्हें भारतीय दूत कहा जाता है, वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं। कुछ देशों के साथ जो हमारे दूत एक्सचेंज होते हैं, यानी कि भारत के वो शख्सियत जो पाकिस्तान में इस वक्त अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर वो शख्सियत जो अमेरिका में है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर अमेरिका की वो शख्सियत जो भारत में अमेरिका का मतलब भारत में अमेरिका के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए आपको मैं कुछ बता देता हूँ जानकारी के लिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। देखिए तरनजीत सिंह जी हैं जो भारत से हैं और अमेरिका में भारत की रिप्रेजेंटेटिव हैं। सिमिलरली जो गीतिका श्रीवास्तव हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में भारत की रिप्रेजेंटेटिव हैं। सिमिलरली जो अमेरिका की शख्सियत भारत में अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं उनका नाम है इरिक गैरेटिक। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपको महत्वपूर्ण याद रखिएगा। और आप सभी को पता है कि इस पोस्ट पर या इस पोस्ट पर जाने के लिए आप सभी को सिविल सर्विसेज यानी IAS का एग्ज़ाम निकालना होता है, फिर उसमें ही डिप्लॉय किया जाता है, आपको काडर दिया जाता है और आप पहुंच जाते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में। और इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाने के बाद आपको एज एम्बेसडर भारत के एम्बेसडर या भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाता है। भारत के विभिन्न जो भी देश के साथ संबंध है वहाँ पर आपको रखा जाता है। और इन सभी राजदूतों के रहने की जगह को कहा जाता है दूतावास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एम्बेसी। और एम्बेसी में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, किसी और दिन बताऊंगा, बहुत डिटेल में अभी नहीं जाते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हमारे लिए अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ये उन्नत स्वास्थ्य समाधान के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने मेडटेक मित्र का अनावरण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री या की ओर से इनका नाम याद रख लीजिएगा, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं इनका नाम है मनसुख मांडविया। आपको सभी को वर्तमान कैबिनेट याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को लाया जिसे मेडटेक मित्र की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश में युवा नवप्रवर्तकों की प्रतिभा को पोषित करना है। प्लेटफॉर्म विनायक अनुमोदन प्राप्त करने वाले सहायता प्राप्त करना, कुल मिला के एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ से जो हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर हैं इस दिशा में उन सभी को अनुसंधान, ज्ञान और तर्क आदि के क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए एक मेडटेक मित्र नाम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के लगभग 22 ब्लॉकों की पहचान की है। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, आप ये याद रखिएगा कि भारत के जितने खनिज क्षेत्र हैं उन सभी खनिज क्षेत्रों में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा क्षेत्र कहाँ कर रहा है और उनसे क्या क्या महत्वपूर्ण है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। ये अपने आप में एक अनूठी पहल थी, एक नई पहल थी, जिसमें हम कैबिनेट मतलब जितने भी भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी के जो मुख्य सचिव होते हैं उन सभी को बुला करके और डिस्कस किया जाता है कि किसी राज्य में अगर कोई श्रेष्ठ काम हो रहा है तो उसको सभी राज्य एप्लीकेबल करें। कहीं कोई राज्य किसी कारण से लैक हो रहा है तो उसकी जानकारी भी वहाँ पर पकड़ी जा सकती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, जो मुख्य सचिवों का सम्मेलन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, भारत की महिलाओं ने मुंबई में ये कीर्तिमान रच गया है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को टेस्ट मैच में हरा दिया है। 28 सालों बाद ये कारनामा करने वाली टीम बनी है भारतीय इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम। तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है, भारतीय क्रिकेट टीम ने ऐसा कर दिखाया है। ओके, तो ये याद रखिएगा, एक बार इसको डिस्कस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं केवल आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जिनके पेपर में आने की पूरी संभावना है। अब तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व अंतर्मुखी दिवस कब
हर साल कब मनाया जाता है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो इसका डेट है दोस्तों 2 जनवरी। ये वो लोग होते हैं दोस्तों जो प्रायः शांत रहते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि उनके मन में कुछ और चल रहा हो, मानसिक रूप से थोड़े से परेशान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि ये लोग बुज़दिल हैं या कमज़ोर हैं। इन सभी के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई है और इसके लिए डेडिकेट कर दिया गया है 2 जनवरी का दिन। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना के साथ लिथियम ब्लॉक हासिल करने के लिए एक करार किया है और इस करार के माध्यम से भारत सरकार 5 लिथियम ब्लॉक लेने वाली है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो दोस्तों सबसे पहला यह है कि विश्व में सर्वाधिक लिथियम का भंडारण कहाँ पर है? तो दोस्तों वो है बोलीविया में। ये याद रखिएगा, बोलीविया में। और जिसके पास वर्तमान में लिथियम है दोस्तों, वो शायद भविष्य का देश बन जाएगा। हमारे भारत में भी लिथियम के बहुत बड़े भंडार जम्मू कश्मीर में प्राप्त हुए हैं, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। उसके बाद लिथियम से होता क्या है तो आप सभी को पता है, लिथियम आयन बैटरी मतलब बैटरी युग, यानी कि ऑटोमोबाइल्स में यूज़, यानी कि दुनिया की हर वो चीज़ जो आप बैटरी से चलाना चाहते थे उसमें लिथियम का अगर यूज़ होगा तो वो बहुत ज़्यादा समय तक चलेगी और बहुत अच्छी इफ़िशेंसी प्राप्त करेगी। कुल मिला के लिथियम भविष्य का, वर्तमान का और भविष्य का एक ऐसा मटेरियल है जिसकी डिमांड सब ही कर रहे हैं। तो भारत की डिपेंडेंसी अभी तक तो चाइना पे होती थी, लेकिन भारत ने अब अपने नए, अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो नए गड्ढे तलाशने शुरू कर दिए हैं और पहला जगह है वो उसने प्राप्त कर लिया है, वो है अर्जेंटीना के 5 ब्लॉक्स को भारत हासिल करेगा। ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, अर्जेंटीना का भी दोस्तों, अर्जेंटीना का लिथियम भंडारण में सेकेंड स्थान है, याद रखिएगा। तीसरा स्थान अर्जेंटीना के बगल में ही आप देखे होंगे पैसिफिक ओशियन के साइड में एक कंट्री है, वह है चिली, राइट। तो याद रखिएगा, चिली मतलब मिर्ची जैसे दिखता भी है ये, इसलिए इसका नाम चिली रख दिया गया है। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। अगला प्रश्न देखते हैं जो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर दिख रहा होगा। हाल ही में भारत का पहला जारो क्राफ्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ आपको एक इमेज दिख रही है, इस इमेज को बहुत ध्यान से देख लीजिए। और अगर कभी आप जाते हैं उत्तराखंड तो उत्तराखंड में आपको ये एडवेंचर टूरिज्म देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कितने करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये है डेटा 1 करोड़। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टेक्नो स्मार्टफोन ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त कर लिया है? तो ये टेक्नो एक स्मार्टफोन है और आपको ये शख्सियत दिख रही होगी, इनका नाम है दीपिका पादुकोण। इनको इस कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, पर याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और कौन सा देश आईबीपी रूट का विस्तार करने में सहमत हुए हैं? भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार कई सहमतियां बन रही हैं। बांग्लादेश एक इम्पॉर्टेंट पड़ोसी है हमारे लिए और आप सभी को पता है कि बांग्लादेश की स्थापना 1971 में भारत के सहयोग से मुक्ति वाहिनी सेना बनी और मुक्ति वाहिनी सेना ने भारत की मुक्ति वाहिनी सेना ने बांग्लादेश का समर्थन किया, सपोर्ट किया, भारत की सेना ने सपोर्ट किया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश के पहले जो राष्ट्राध्यक्ष बने उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान और इन्हीं शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी हैं वो वर्तमान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है शेख हसीना, कीप इन माइंड। और भारत और बांग्लादेश ने अपने लैंड विवादों को सॉल्व किया है, भूमि विवादों को सॉल्व किया है और भारत ने अपनी कुछ भूमि बांग्लादेश को दी और बांग्लादेश को देते समय भारत को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा और ये था दोस्तों 100वां संविधान संशोधन, जिसमें हमने भारत और बांग्लादेश के बीच में आपस में लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्सचेंज हुआ, सही शब्द कहूँ तो लैंड एक्सचेंज हुई, राइट। नेक्स्ट, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेबी ने किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष बनाया है? तो इनका नाम है दोस्तों प्रमोद अग्रवाल, याद रखिएगा प्रमोद अग्रवाल जी को। ये है प्रमोद अग्रवाल जी, आप इनका ये पिक्चर देख रहे होंगे। प्रमोद अग्रवाल जी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष बनाया गया है।
सेबी आप याद रखिएगा। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि दोस्तों सेबी की स्थापना कब हुई और सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, आज का हमारा 8वां क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली व्यक्ति कौन है? तो ये आपको दिख रही होंगी ये शख्सियत, इनका नाम है अनमोल खरब और इन्होंने ऐसा करके अपने शौर्य को, अपने जज्बे को कई खरब गुना बढ़ा लिया है। तो आप याद रखिएगा अनमोल खरब इनका नाम है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों में की लिस्ट में कौन सबसे शीर्ष स्थान पे रही? तो इनका नाम है ईगा स्वीटेक। याद रखिएगा 2023 की फोर्ब्स की लिस्ट जारी हो गई है और सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली ये ईगा स्वीटेक थी। और भारत की बात करूं तो भारत में ये कारनामा कर दिखाया है पीवी सिंधु ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आज का हमारा आखिरी प्रश्न, ये है हमारा आज का आखिरी प्रश्न, 10वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस की, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली में ये सही है, हिंदी थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखी हुई है, इस कार्यक्रम को किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस तरह की हेलीकॉप्टर व्यवस्था है और इसकी पहली जो शुरुआत की गई है वो आगरा के बटेश्वर से मथुरा के बीच में, यानी कि एक ही राज्य में 2 शहरों को जोड़ने के लिए कॉन्सेप्ट है। कोई आगरा घूमने जाए तो फिर उसके बाद बढ़िया से हेलीकॉप्टर में बैठ करके आप कहाँ पहुँच जाइए, मथुरा पहुँच जाइए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 2 जनवरी का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का सेशन। आई होप आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों अगर ये पसंद आता है तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल रिस्पॉन्स, अपने कमेंट जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और रात्रि 9 बजे हमसे ज़रूर जुड़िए इस सेशन के द्वारा। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक बार। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।